सभी का धन्यवाद छत्तीसगढ़ में, और जो प्रेस के लोग हमारे साथ आए उन सबका भी धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में अलग तरह की प्रॉब्लम है। यहाँ पे है जंगलों को कैसे बचाया जाए, एक ये बड़ा इशू है। जिस तरह से जंगलों की कटाई हो रही है उनको कैसे बचाया जाए। एक तरफ पूरे देश में सरकारें कहती हैं कि हम जंगल लगाएंगे, एक प्रोपगंडा चला जाता है कि जंगल लगाने का काम कर रहे, लेकिन यहाँ पे हसदेव जैसे जंगलों को काटा जा रहा है और पूरी दुनिया को इसकी कोई जानकारी नहीं है। कैसे जंगल बचेंगे, कैसे हमारी आदिवासी क्षेत्र बचेगा, उनकी जमीनें कैसे बचेगी, कैसे जो व्यापारीकरण हो रहा है इससे ये छत्तीसगढ़ कैसे बचेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लोग किसान आत्महत्या कर रहे, अपने खेत में पानी न जाने की वजह से किसान ने आत्महत्या ही करी। यहाँ पे कम वोल्टेज, ये बड़ा इशू है। जो जंगल के हमारे जो फसल वहां से पैदा होती है, जो खास करके आदिवासी पैदा करते हैं, उनकी कीमत नहीं मिलती, वो एक बड़ा यहाँ पे इशू है। और अधिकारी काम नहीं करते, सुनवाई नहीं करते, खास करके किसान की या गांव के जो लोग शहर में आते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती। अधिकारी कोई भी सुनवाई नहीं करता, ये भी एक बड़ा इशू है। जिस तरह से यहाँ पे नया रायपुर का मामला है भूमि अधिग्रहण का, ये बहुत दिन से चल रहा है। पहली सरकार चली, फिर दूसरे वाली सरकार आई, फिर तीसरे वाली सरकार आ गई, लेकिन क्या जमीन अधिग्रहण के मामले सोल्व होंगे? क्या सर्किल रेट देश में बढ़ेगा? यही हाल पूरे देश भर का है कि सर्किल रेट नहीं बढ़ा रहे, ये भी एक बड़ा इशू है। और भूमि अधिग्रहण का इशू यानी कि छत्तीसगढ़ का नए रायपुर का है, भूमि अधिग्रहण का इशू पूरे देश भर का है। जिस तरह से जमीनें लुटती जा रही है, वो चाहे सरकारी योजनाओं के नाम पे हो, वो सड़क के नाम पे हो, उसका प्राइवेटीकरण हो रहा है उसके नाम पे हो, तो वो भी एक बड़ा इशू है। तो हमारा जो इशू है, जमीन कैसे बचेगी, फसलों के दाम कैसे मिलेगी, और हमारे जो स्वास्थ्य शिक्षा जो हमारे इशू है, इनको कैसे आम जनता तक पहुंचाया जाए। यहाँ पे राइट टू इलेक्शंस की बात होती है कि इलेक्शन एक हो, वन कंट्री वन इलेक्शन की पॉलिसी जरूर चल रही, लेकिन वन एजुकेशन वन कंट्री का कोई यहाँ पे वो नहीं है। राइट टू एजुकेशन का कोई देश में कोई काम नहीं हो रहा, राइट टू हेल्थ पे कोई काम नहीं हो रहा। तो हमारा जो आने वाला एजेंडा भी है उसमें राइट टू हेल्थ और राइट टू एजुकेशन की भी बात हम लोग कर रहे हैं कि एजुकेशन एक ही तरह की एजुकेशन हो। तो ये हमारे सारे इशू हैं, इसलिए अब यहाँ पे आज छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के 4 दिन के दौरे पे हैं। हम लोगों के बीच में जाएंगे, वहां पर बातचीत करेंगे कि बारिश नहीं हुई तो उसके क्या प्रभाव पड़ रहे, वाटर लेवल कितने नीचे जा रहा है, सरकारों की क्या योजनाएं हैं, क्या खेत तक पानी जाएगा या नहीं जाएगा, बिजली की क्या व्यवस्था है, जिससे किसान तंग ना हो। और एमएसपी गारंटी कानून ये एक देश का बड़ा सवाल है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट एक सवाल है। C2+50 वाला जो फार्मूला है वो देश में लागू होना चाहिए। ये हमारे बड़े इशू हैं, इसलिए हम यहाँ पे 2-3 दिन के लिए आए हैं। धन्यवाद। आप लोग कहते हैं कि किसान साथ नहीं है, और किसान क्या नहीं है, सरकार के साथ नहीं है या फिर बीजेपी के साथ नहीं है, नाराज है किसान। लेकिन जब इलेक्शन होता है तो लोकसभा और विधानसभा में बड़ी जीत उनकी होती है, किसानों का वोट उनको मिलता है, क्या वजह है? देखो, किसान तो वोट तो देता है, वो ए को नहीं देगा तो बी को देगा, बी को नहीं देगा सी को देगा। यहाँ पे पॉलिसी किसान की बननी चाहिए, पॉलिसी सरकारें बनाएगी। इन्होंने पहले वाली सरकार भी देखी, ये भी देखी, सबकी पॉलिसी एक है सब पार्टियों की। किसान जहाँ पे आंदोलनरत है किसान, वहां पे वो अपने काम करवा जाता है, और जहाँ पे संगठन कमजोर है, अपनी बात मजबूती से नहीं कह सकते, क्योंकि सब सरकारों की पॉलिसी सेम है। अब ये किसान बचेगा कैसे देश में? क्योंकि जैसे ब्राजील एक कंट्री है, उसमें
80% जमीन वहां की पूंजीपतियों के पास है। क्या उसी तरह का यहाँ पे कंट्री बनेगा? आज से 50 साल पहले यूएसए भी हमारे जैसा एक देश था। आज उसकी सब जमीनें चली गई और पूंजीवाद के पास में है। आप एक पोल गाड़ना है हमको अगर लाइट का, आप किसी सेठ ने जमीन ले लिया, आप उसके खेत उसमें गाड़ कर दिखाओ उसके प्लॉट में, लेकिन किसान के खेत में गाड़ देते हैं। उसकी करोड़ रुपए की जमीन को बर्बाद कर देंगे। लेकिन व्यापारी का अगर प्लॉट है वहां पे, उसको बचाने के लिए किसान की जमीन को बर्बाद कर देते हैं। तो ये जो पूंजीवाद की पॉलिसी है, इसमें आंदोलन तो रहना पड़ेगा। इलेक्शन तो जाति पे, धर्म पे, भाषा पे सबको पता है कि इलेक्शन आज देश में कैसे हैं। तो इलेक्शन को इससे नहीं नाप सकते। पहले दूसरी सरकार थी, अब दूसरी है, उसके बाद में कोई और आएगी। तो सरकार तो ये आएगी, अदलती बदलती रहेगी, लेकिन किसानों को, गांवों को, आदिवासियों को अपने मुद्दों पे कायम रहना चाहिए और अपनी आवाज उठाते रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ अभी जो साय सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है, किसानों को वादा किया था कि 3100 रुपए क्विंटल धान की खरीदी करेंगे और प्रति एकड़ 20 क्विंटल की खरीदी करेंगे, 21 क्विंटल की, और वादे को पूरा किए हैं ऐसा दावा उनके द्वारा किया जा रहा है। जो किसान है वो भी खुश है और उसी के आधार पर जो जीत करके आएंगे। ऐसा नहीं है, वादों पे जीत रहे हैं क्या? जो किसान का धान और बचेगा वो कहाँ जाएगा? उसका क्या रेट होगा? वो सस्ते में बिकता है फिर, और व्यापारी किसान के नाम पे उसको फिर बेचता है। जहां खरीदी बंद हो जाएगी, सरकारी खरीदी फिर भी चलती रहती है। आप उनसे देखोगे कहां से जाए, वो दूसरी जगह से खरीद कर जाते हैं, दूसरे स्टेट से जाते हैं। लगता हुआ ये आपका बिहार स्टेट है, लगता हुआ ही दूसरे स्टेट यहां पे पड़ेंगे, वहां से खरीदते हैं, सस्ते में खरीदते हैं। क्या जब वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करते हैं तो खरीदी सब जगह भी होनी चाहिए। हमने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून, देश में जो एमएसपी है उसके नीचे पे खरीद ना हो, और जिस भी सरकार को इंसेंटिव देना है वो दे दे, लेकिन उसके नीचे पे कोई भी व्यापारी खरीद ना करे। उसको क्यों नहीं सरकार बनाती भाई? जिसकी आज सरकार यहाँ पे है, मध्य प्रदेश में भी उसी की है, उत्तर प्रदेश में भी उसी की है, बिहार भी उसकी अलायंस सरकार है। 800 रुपए से 1200 रुपए का बिहार में धान का रेट है। क्या उन किसानों की कोई गलती है? क्या मक्का का किसान अगर बिहार का है तो 1400 रुपए में 14 रुपए पर केजी अपनी मक्का बेचता है, उसकी कोई गलती है? तो जैसे बिहार बना है ऐसे ही ये स्टेट भी बनेंगे। लेबर स्टेट बनने जा रहे हैं सब। तो इसको बचाना है तो हमको एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। क्या यहाँ के आदिवासी जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उनकी कोई गलती है कि उनका जन्म जंगल में हुआ? उनको भी सब सुविधाएं चाहिए। ये हमारी सुविधा। यही एक मुद्दा उठा था फ्री का। हाँ जी, विधानसभा में भूपेश बघेल ने कहा था अगर ओपन मार्केट में धान की नीलामी की जाती है तो 8000 करोड़ का घाटा होगा सरकार को। नहीं, सरकार को कैसा घाटा होगा? हमने कहा है कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बने, कोई भी व्यापारी उसके कम पे खरीद नहीं करेगा। पूरी की पूरी सरकार है और इसको सेंटर बनाएगा। इस पे एक कानून लेकर आना पड़ेगा इनको। जब ये बन जाएगा, कानून बन जाएगा, उसके बाद में इसकी एक कमेटी बनेगी। वो कमेटी, इसके प्रावधान क्या होंगे, इसके धाराएं क्या लगेगी, कम अगर खरीद करेगा उसके क्या नियम कानून होंगे, उसकी एक कमेटी वो सब तय करेगी। लेकिन उसके नीचे पे व्यापारी खरीद नहीं करेगा। सरकार को कोई नुकसान नहीं है। सरकार को जितना खरीद करनी है सरकार उतना सेंट्रल पूल में, स्टेट उसमें खरीद करे, लेकिन व्यापारी जो सस्ते में खरीदता है वो नहीं खरीदेगा। ये कानून व्यापारी के लिए बनेगा। इसमें जो बातें कही जा रही है कि आप विधानसभा में इस बात का जिक्र किया गया कि जो किसानों से धान खरीदे गए, हाँ, पंजाब में पूरे फसल जो है वो सेंट्रल पूल में चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ में वैसी स्थिति नहीं है, जबकि डबल इंजन की सरकार की बात कही जाती है, दावा किया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जितना धान जो है खरीदा जाता है सरकार की ओर से वो सेंट्रल पूल में नहीं जाता। इसी वजह से छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। 8000 करोड़ रुपए को ओपन मार्केट में नीलामी करनी पड़ जाएगी। इस बात का जिक्र कर रहे हैं। कहा कि जितना सेंट्रल पूल में जाता है सरकार उतना ही खरीदे। सेंट्रल पूल वाला
आप उसको उतना ही खरीद लें, लेकिन जिसकी नीलामी की बात कर रहे हैं वो कम रेट में तो नहीं जाएगा ना। अगर आप एमएसपी गारंटी कानून दे दोगे, बना दोगे, तो उसका लाभ हर स्टेट को होगा। वो तो स्टेट बढ़ जाएगा, सेंट्रल पूल में कितना चाहिए, स्टेट में तो हर स्टेट में तो खरीद होगी उसकी। वो उत्तर प्रदेश से जितना चाहेगा, छत्तीसगढ़ से कितना चाहिएगा। और फिर यहाँ पे क्या है कि एग्रीकल्चर मंत्रालय भी नहीं है। आप ये कहोगे जो अजीब बात है, एग्रीकल्चर सेक्टर को 18 मिनिस्ट्री देखती है, 18 मंत्रालय एग्रीकल्चर के जो उससे संबंधित है। इसका एक नेशनल एग्रीकल्चर एक कमेटी इसकी बनेगी, जिसे इसमें वन विभाग भी इसी में आ गया, इसी में भूमि अधिग्रहण वाले इशू भी इसी में आ गए, इसी में जल वाले भी इसी में आ गए, बिजली मंत्रालय भी इसी में, फर्टिलाइजर वाले भी आ गए, इसी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इसी में आ रही। अगर किसी को अप्रूवल चाहिए जीएम पे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला देगा। अब किसी को पता थोड़ा कि जीएम के यहाँ पे क्रॉप्स पैदा होने वाली है और उसकी जो अप्रूवल होगी वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय देगा, रेलवे भी इसी में आएगा। तो ये सब संबंधित हो। हमारे देश में कितने हमारे ग्रेन की हमको जरूरत है, कितना हमको वेजिटेबल्स चाहिए, कितनी हमारी जनसंख्या है। अब तो किसान है कि कुछ फसलों के रेट ज्यादा हो गए तो किसान ने ज्यादा उत्पादन कर दिया, उसके कम हो गए तो उसने उत्पादन घटा दिया, उसने जो पैदावार थी उसने कम कर दी। तो ये जानकारी सेंटर को देनी चाहिए, एक कमेटी रहे कि कितनी हमारी जनसंख्या है, कितनी हमको वेजिटेबल्स चाहिए, कितने हमको फूड की जरूरत है, वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन एक चीज देश में जरूर है, वोट कैसे मिलेगी, वोट कहाँ कहाँ है, एक वोट का सबको पता है कि ये वोट मुझे कैसे मिलेगी। लेकिन फसल कितनी बोनी है, कितनी लगानी है, कितनी कम करनी है, कितनी बढ़ानी है, ये तो किसान भाव के आधार पर अपने आप कर लेता है। अगर मंत्रालय अपना काम ठीक करे, अभी जैसे इन्होंने कहा कि हम दालें बाहर से मंगाएंगे, विदेशों से दालें आएगी तो हमारा दाल का किसान मरेगा, हमारा चने का किसान मरेगा, हमारा मटर का किसान जाएगा, जो उड़द है उसका जाएगा, मूंग का हमारा किसान मरेगा। भाई आप अपने किसान को पैसा दो ना, वो सब चीज पैदा करके दे देगा, उसकी खरीद नहीं होगी, बाहर से मंगाओगे तो हमारा किसान मरेगा। तो ये बहुत से हमारे सवाल हैं, लेकिन ये कोई करना को तैयार नहीं है। सब सरकारों को है कि पूंजीवाद को कैसे बढ़ावा देगी। आप देखोगे कि हाईवे की सब जमीनें सब व्यापारियों ने खरीद ली, तो उनका टारगेट है कि 2047 तक जब आजादी का 100वां वर्ष मनेगा, उस टाइम तक किसान की जमीन करीब 60 से 70% जमीन बड़े उद्योगपतियों के पास में चली जानी चाहिए, ये इनका टारगेट है। ये तो आदिवासी की जो एससी की जमीन है वो किसी हुनर से बच रही है, लेकिन सामान्य वर्ग की जमीन तो बहुत स्पीड से भी खरीद। आपने हल्के जंगल की कटाई का जिक्र किया है, अभी 4 दिवस जाने भी वाले हैं, आप क्या कुछ बड़ा आंदोलन कुछ करने वाले हैं इसको रोकने के लिए? आंदोलन तो वहां के लोग कर रहे हैं, और पूरे देश और दुनिया में जो छवि खराब हो रही है कि किस तरह से जंगल काटते जा रहे हैं, उसका पॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा, वो हमारे देश की छवि से खराब हो रही है। तो जाएंगे, हमारे लोग वहां पे हैं और जरूरत होगी तो जाएंगे भी।